हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग। पार्ट वन जो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन का था वो मैंने इससे पहले एक लेक्चर के अंदर अपलोड कर दिया है। 8 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स भी अच्छे हैं और जो भी रिलेटेड टॉपिक से जिस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट रहेगा उसको अपन एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के थ्रू मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। दूसरा कनेक्ट रहने का तरीका है, जो भी आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो नीचे एक स्क्रॉलिंग जो एक फॉर्मेट दे रखा है उसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, जिसमें लास्ट में 07 ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उसके अंदर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वन बाय वन आगे के अपन डिस्कस करते हैं। देखो, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा अपन बताने की इसमें कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है, ध्यान देना कि जो अपने पास में एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v एंड इज ट्रीटेड नॉन रिलेटिविस्टिकली, विराम अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v से गैर सापेक्षिक रूप से त्वरित किया गया है, तो अपने को इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट तो अपने को लगाना नहीं है, तो अपन लोग यहां से एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है उस डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन अपने पास जो होता है लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी होता है, और पी को अपन लोग लिख सकते हैं एम वी के बराबर में। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट है उसको अपन लोग बोल सकते हैं एच चार्ज और मास के टर्म्स में लिखना है, तो जो मोमेंटम है उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के, जो काइनेटिक एनर्जी आती है। और अगर किसी चार्ज को रेस्ट से एक्सेलरेट करें पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो वो एक काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। अपन ये बोलते हैं वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, और ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ईवी से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में लेमडा का फॉर्मूला आ गया एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, चार्ज उसका ई है, पोटेंशियल डिफरेंस v। ठीक है भाई, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गया। अब इन वैल्यूज को जब अपन लोग लिखते हैं तो एक इसमें अपने कांस्टेंट, लेकिन अपने को तो ये कह रहा है कि अपने वैल्यू तो रखनी ही नहीं है। वैल्यू नहीं रखनी तो अपने h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या गिवन है वो सोचे। ये कह रहा है कि इफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज चेंज्ड फ्रॉम v टू 9v, बाय व्हाट फैक्टर डज a चेंज, है ना। डज किस में बदलाव पूछा है, तो लेमडा में किस प्रकार से बदलाव होगा। मैं ए में तो कैसे चेंज आ सकता है, तो अपने पास में जो यहां से बात कर रहा है तो सिंपल अभी मैंने बोल ही दिया, बाकी सारे पैरामीटर तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है, तो देखो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी आया था। तो अपन लोग यहां से बोल सकते हैं कि पहला जो, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, तो अपन लोग बोल सकते हैं लेमडा बाय लेमडा डैश बराबर अंडर रूट ऑफ 9v डिवाइडेड बाई v। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचेगा अपने पास में 3, तो अपन बोल सकते हैं लेमडा डैश जो है वो 1/3 ऑफ लेमडा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो फैक्टर अपने पास में है इससे अपन इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। अभी तक जितने क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं उनमें सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही मेरे को ये लग रहा है ना, और इससे ज्यादा सिंपल कुछ आया नहीं था अपने पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, इसको तो प्रूव करना है, और इसमें मेरे बताने लायक कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूं बताने का। ए और दो पोर्शन अपने को दे रखे हैं। फॉर द ट्रेवलिंग वेव फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विद आई इक्वल्स टू 45। पहले मैं बी वाला एक्सप्लेन कर देते हैं, आगे स्लाइड में ए वाला एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये सरफेस है, और इस सरफेस पे अपन ने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 है, 45 डिग्री पे जा रहा है, और अपने जो ये ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल बोलो कहां से कहां पर करेगा, एयर से ग्लास के अंदर कर रहा है। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मैंने 1 ले लिया, और जो ग्लास में ट्रेवल करेगा इसको मैं 3/2 लिख देता हूं, मतलब 1.5 के बराबर लिखता हूं। तो इसमें लाइट रे अगर बेंड करेगी तो अपन बोल सकते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आ गया, और यहां अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो ये आ गया साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन आर। दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे अपने पास में वैल्यू जो बनेगा उस वैल्यू को मैं बोल सकता हूं कौन से में गया बताओ, 3/2, और बाय 1 से ये ट्रेवल करके आ रहा है। ठीक है, और साइन 45 का जो वैल्यू मेरे पास में आता है वो 1/√2 होता है। तो साइन आर की वैल्यू अगर अपन लोग निकालें, साइन आर का वैल्यू, तो अपन यहां से बोल सकते हैं 2/3 ऑफ यहां अपन बोल सकते हैं साइन 45। ठीक है भाई, तो अपन लोग बोल सकते हैं कि 2/3 आ जाएगा, और अपने पास में साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया, तो इसका वैल्यू अपन √2/3 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आर का वैल्यू मैं यहां से बोल सकता हूं साइन इनवर्स, अपन लोग बोलेंगे √2/3 के इक्वल।
और कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर कुछ गड़बड़ हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, साइन आर है 3/2 है, इधर आगे 2/3 साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 है, तो अपन इसको बोल सकते हैं √2/3, और मेरे पास में आर का जो वैल्यू आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स √2/3। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, √2 का वैल्यू रख लो, बोलो कितना आएगा 1.41 के बराबर आएगा, और अपॉन में ये कौन था बताओ 3 था, तो उसको उस फॉर्मेट तक भी आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाला कि अपने पास में जो हाइगन प्रिंसिपल है उससे रिलेशन अपने को स्टेब्लिश करना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, अगर ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो अपन ये जानते भी हैं कि जैसे मान लो मेरे पास में प्लेन सरफेस आ गई, और प्लेन सरफेस में मान लो मेरे पास कोई वेव फ्रंट आकर के इंसिडेंट करता है, तो वेव फ्रंट के बारे में अपन जानते हैं जो लाइट रेज होती हैं वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, ये वेव फ्रंट रेज के परपेंडिकुलर होता है, अपन ऐसा मानते हैं, एनर्जी प्रोपगेशन के नॉर्मल लेते हैं। ठीक, अगर मान लो मैं बोलता हूं जो ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो अपन लोग बोल सकते हैं ये अपने पास में 90 माइनस आई होगा, और मैं बोल सकता हूं वेव फ्रंट आई एंगल पे टकरा रहा है। सबसे पहले जो पोर्शन टकराया वो उस पोर्शन का रिफ्रैक्शन सबसे पहले होगा, और मैं मान लेता हूं कि मान लो ये अपने पास में कहां से कहां पर जा रहा है, मान लो ये वाला मीडियम मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल रेयर था, और रेयर मीडियम से अपने पास में डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो यहां के बाद में टी टाइम में जो वेवलेट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जैसे मान लो मैं यहां से बोल देता हूं ये वाला पोर्शन तो अभी भी कौन से मीडियम में है, V1 में है, और ये पोर्शन किस में जा चुका है बताओ, V2 में जा चुका है। जो यहां पे देखो दो तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, दोनों जैसे आपको ठीक लगे। मैं कह रहा हूं यहां से जो इस वेव फ्रंट पे मीडियम पार्टिकल्स हैं जो सेकेंडरी वेवलेट्स छोड़ते हैं, वो वेवलेट्स यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगाएंगे t, तो मैं बोल सकता हूं ये वाली जो डिस्टेंस आएगा ये मैं बोल सकता हूं V1t। और इस वाले पार्टिकल को अगर मैं सोर्स की तरह ट्रीट करता हूं तो मैं बोल सकता हूं टी टाइम में इससे चलने वाला जो वेव फ्रंट होगा या सेकेंडरी वेवलेट होगा वो एक इतनी स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा और इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को सोर्स मान लूं तो V1t रेडियस का मैं एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इसका मान सकता हूं जो फॉरवर्ड ट्रीट करेगा, तो अपन ट्रेवल करेगा ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी देर में जो यहां अगर मैं इस वाले पार्टिकल को न्यू सोर्स मान लेता हूं तो ये लाइट वेव दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर चुकी है, और अगर मैं इसको डेंसर मानता हूं तो V2 का वैल्यू लेस देन V1 होगा, तो इसी टाइम के अंदर जो सेम टाइम में पहुंचता है ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी और नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएंगी, और ये डिस्टेंस उसकी तुलना में थोड़ी कम आएगी, है ना, ये नॉर्मल मैंने बना लिया है यहाँ पे। ठीक, अगर मैं इस वाले को सेकेंडरी सोर्स मानते हुए स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूं तो ये वेव फ्रंट जो मेरे पास में बनेगा इसका रेडियस होगा V2t के बराबर। ठीक है, ऐसे ये वाले पार्टिकल भी कुछ समय बाद टकराएंगे तो इन वाले थोड़े और डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे, तो अगर मान लो मैं सभी पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास में वेव फ्रंट जो बना ये वेव फ्रंट बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट बना, रिफ्रैक्टेड। अगर मैं एंगल बनाना चाहता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो ध्यान से देखना जो मैंने लाइन बनाई है ना ये वाली लाइन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r हो गया, तो ये 90 माइनस r हो गया, ये वाला एंगल वैसे 90 है, ये 90 माइनस r हो गया, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो गया, r हो गया। अब अगर मान लो मैं साइन आई लिखना चाहूँ, साइन आई, तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो मैं इसको मान लेता हूं, ए बी को मान लेता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर हो गया V1t और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस बोलो कितना हो गया, ए बी हो गया, डिवाइडेड बाय यहां से मैं लिखूंगा साइन आर दिस इज इक्वल्स टू V2t डिवाइडेड बाय ए बी हो गया, ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास में साइन आई अपॉन साइन आर होगा उसको मैं मेंशन कर सकता हूं V1 बाय V2 से। चलो भाई रिलेशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रूव करना था, जितना इसके बारे में आप लिख, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इस वाले पार्टिकल को इस वाले मीडियम पार्टिकल से सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करवाई हैं, और टी टाइम में इसकी सेकेंडरी वेवलेट V1t रेडियस का एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये आगे एनर्जी ट्रेवल करने का काम कौन करता है, सोर्स करता है, कोई दिक्कत नहीं, ये मीडियम पार्टिकल्स करते हैं, नए लाइट सोर्स की तरह यही काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं जब ये यहां मीडियम पे टकरा रहा है तो इससे आगे जो वेवलेट्स ट्रेवल करते हैं दूसरे मीडियम के अंदर है, स्पीड चेंज हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं इस वाले को न्यू लाइट सोर्स मानते हुए अगर इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूं तो वो V2t रेडियस का बनेगा। ठीक है, और अपन ये जानते हैं लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट के कैसे ट्रेवल करती हैं, नॉर्मल ट्रेवल करती हैं, उस हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। इज दिस क्लियर? चलो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 11, क्या बोला गया है ध्यान दो, ये कह रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, देखो न्यूमेरिकल है ये, इसमें डेरिवेशन नहीं पूछा आपसे, एज फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर
व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। इसका मतलब डी पे बना हुआ है। एक बात सोचें, ध्यान से देखो, जो भी अपने पास में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप होता है, उस माइक्रोस्कोप में अपन जब मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, मैं आउटलाइन बता रहा हूं, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, जब अपन मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एक्चुअल में। और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो मेजर होता है कि अपने आई साइट पे या आई लेंस पे कितना विजुअल एंगल बनता है। ऑब्जेक्ट का साइज अपने आई रेटिना पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, आई लेंस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। एंगल जितना ज्यादा सबटेंड करेगा अब वो ऑब्जेक्ट अपने को उतना ही ज्यादा मैग्निफाइड दिखता है। तो अगर अपन लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अपन ये बोलते हैं जो मैग्निफिकेशन होता है वो मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू डी बाई एफ होता है और लेस देन और इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ होता है। कितना होता है? 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सबसे मिनिमम होता है। ये तो तब बनता है जब अपने पास में इमेज जो बने, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने। और इनफाइनाइट पे मतलब होता है ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंट होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होगा तो अपन अंडरस्टूड है कि वो जो अपनी आंख पे एंगल बनाता है उसका जो लीनियर साइज जो अपनी आंख पे एंगल सबटेंड करता है वो एंगल बहुत कम होता है। एक शॉर्ट में मैं बता देता हूं, जैसे मान लो ये मैंने आई लेंस मान लिया और ऑब्जेक्ट का साइज तो यही है, मान लो इसको मैं थोड़ा और दूर ले जाता हूं तो बोलो क्या होगा? इसका विजुअल एंगल सेम रहेगा कि चेंज होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो आंख पे बनने वाला एंगल घटने के कारण अपने को लगेगा कि ऑब्जेक्ट अपने को छोटा दिखाई दे रहा है। तो अपने पास में जो मिनिमम मैग्निफिकेशन हो इनफाइनाइट पे, मैक्सिमम यहां पर है। तो अगर अपने से ये वाला कब आता है? जब d इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर पे इमेज बने। तो यहां अपने को वैल्यू गिवन है, बोलो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस डी का वैल्यू आ गया 25, एफ का वैल्यू आ गया 5। तो मैं बोल सकता हूं ये 5 है और 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6 आ गया। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये वाली कंडीशन में पूछा गया है तो ठीक, और यही बोला गया है नियर पॉइंट पे बने। अब अगला कंडीशन क्या है देखो, ध्यान दो। ए रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ f नॉट इक्वल टू 100 एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज इनफाइनाइट। याद करो कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होता है तो इसका जो मैग्निफिकेशन आता है टेलीस्कोप का वो f नॉट बाई एफ के बराबर आता है। और f नॉट बाई एफ के बराबर आने का मतलब हो गया, बोलो f नॉट मेरे पास में किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। और एफ जो मेरे पास है वो किसके बराबर है? 5 के। तो ये मैग्निफिकेशन आएगा 20 टाइम्स। तो अपन ये बोल सकते हैं जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो 20 आया। ठीक है ना, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा से निकालते हैं। डेरिवेशन आप देख लेना, क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछा भी नहीं गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो आपको सिंपली ऐसे शुरू करना था कि इस कंडीशन के लिए मैग्निफिकेशन का रिलेशन ये होता है और उसमें वैल्यू पुट करनी थी, फाइनल कंक्लूजन लिखना था, आपको आंसर लिखना था, इतना ही काम करना था। ठीक है, अगली कंडीशन देखो, फाइनल इमेज एट द नियर पॉइंट डी। और फाइनल इमेज नियर पॉइंट डी पे होता है तो मैग्निफिकेशन लिखते हैं माइनस का एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस में एफ ई अपॉन डी। अब देखो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, मेरे को कुछ नहीं करना है। माइनस तो ये बताता है फाइनल इमेज जो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। एफ नॉट दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अगर निकट दूरी डी पे बनता है तो डी का वैल्यू अपन लोग 25 मान के चलते हैं, एफ ई भी दिया हुआ है, वैल्यू रखो, आंसर सोल्व कर दो। सिंपल बात है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं। बात समझ आ गई सबको? ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 12। क्या दिया हुआ ध्यान दें। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैक्यूम, ठीक है, अंदर वैक्यूम है, एज ए प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी, इट इज बीइंग चार्ज सो दैट कंडक्शन करंट इन द वायर्स इज ए स्टडी वैल्यू आई। इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, अपन ने मान लिया। ठीक है, नेग्लेक्ट एज इफेक्ट, अपने को एज इफेक्ट मानना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। एज इफेक्ट होता है ना कैपेसिटर्स के बीच में, तो अपन ये मान लेते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हुए उसके प्लेट्स के बीच में अपन ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म मान लिया जाता है। ठीक है भाई, अब देखो ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यूजिंग आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इक्वल्स टू फाई ई। ये प्रूव करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट होता है वो सेम होता है। पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है बात सुनो, देखो जैसे मान लो एक कैपेसिटर लिया मैंने, ठीक है, तो अगर मैं कैपेसिटर लेता हूं और इस कैपेसिटर के अंदर अगर मान लो सर्किट के अंदर एक स्टडी करंट फ्लो कर रहा है आई, तो करंट फ्लो क्या करता है, देखो बात सुनो सारे। अगर यहाँ पे कोई भी सोर्स लगा हुआ है तो करंट फ्लो क्या करता है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो इस वायर के अराउंड अपने पास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। और इसका मतलब इसमें अगर मैं एम्पियर फ्लो लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रल करता हूं, इसका पाथ इंटीग्रेशन करता हूं। अब देखो अंदर तो कोई वायर है नहीं,
लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग कब तक होती है भाई, जब तक करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, करंट इधर जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इससे उल्टा जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर इससे उल्टा जाएंगे इसका मतलब इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस वाली प्लेट पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, और इस वाले पे कौन सा चार्ज आता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। इसका मतलब जब तक करंट फ्लो करता रहेगा चार्जिंग स्टार्ट रहेगी, और जब ये करंट रुक जाएगा इसको अपन स्टडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं ना, स्टडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, और यहां पे करंट सर्किट में क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट करंट, स्टडी करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये चार्जिंग स्टेट में। और प्रैक्टिकली जब अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं तो चार्जिंग स्टेट में इन प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस आता है, जबकि यहां पे कोई वायर भी नहीं है, यहां पे कोई वायर भी नहीं है। तो ये ध्यान हो आपको, तो ईएमटी में अपन मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ते हैं, और ये कहता है मैक्सवेल इक्वेशन ये कहता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है, जिसको अपन ईएमएफ बोलते हैं, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो भाई ऐसा कैसे हुआ, तो अपन इसमें एक जनरल सी बात लेते हैं कि अगर मान लो किसी टाइम पे इसके ऊपर चार्ज का वैल्यू था Q और प्लेट एरिया था अपने पास में A के बराबर, तो यहां से मैं ये बोल देता हूं कि भी अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल देता हूं E बराबर Q/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, या Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट है ना, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को मैं लिख देता हूं Q/A, तो ये मेरे पास में आ गया Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। अब जितना ये प्लेट्स हैं, जैसे मान लो सर्कुलर प्लेट्स हैं, और इन सर्कुलर प्लेट्स का एरिया मैं ए मान लेता हूं, तो अगर इन प्लेट्स के बीच में जितना प्लेट एरिया है उतने ही एरिया की अगर मैं कोई सरफेस मानता हूं, तो इस सरफेस से जाने वाले फ्लक्स का वैल्यू बताओ, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मेरे पास में होगा वो E इंटू ए के बराबर होगा। अब बताओ E का वैल्यू कितना है भाई, E मैं बोलूंगा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट मतलब Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अपने पास में यहां A जो आया तो A लिख दिया मैंने, A से A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, और इसका वैल्यू मैंने लिख दिया Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। अब जो मेरे पास में, अब देखो मैं इसको हटाऊंगा यहां से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मेरे पास में Q/एप्सिलॉन नॉट आ गया, और Q/एप्सिलॉन नॉट अगर आया तो अपने से क्या प्रूव करवा रहा है, अपने से रिलेशन प्रूव करवा रहा है। तो अगर मान लो अपन इसको लिख दें ID बराबर, अगर ID बराबर की अपन बात करते हैं, तो ID की अगर मैं बात करूं तो इसमें बोल रहा है ID बराबर, यहां बोल रहा है एप्सिलॉन नॉट, साथ में लिख रहा है d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बोल रहा है क्या, देखो एक बार मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया भाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फाई ई है, और फाई ई बराबर ई ए के बराबर है, यही प्रूव कर देता हूं यार मैं, देखो ध्यान दो। तो अपने पास में यहां से मैं बोल सकता हूं जो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू तो मेरे पास में Q/एप्सिलॉन नॉट आया। अब ये कह रहा है इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करोगे तो आई डी का वैल्यू बोलो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, मैं यहां पे लिखूंगा d/dt, Q/एप्सिलॉन नॉट आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में यहां से बचेगा dQ/dt, और dQ/dt का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स मैंने बनाई हुई है, उन कैपेसिटर की प्लेट्स में से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ चार्जिंग कितना है, वही किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, कंडक्शन करंट को। कंडक्शन का मतलब होता है जो एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज के कारण फ्लो करता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो मैथमेटिकली अपन ये बोलते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में प्रोड्यूस करता है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, ये तब होगा जब अपने पास में कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज चेंज हो रहा होगा, और ये ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टेट ही आता है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट करंट का आना पॉसिबल नहीं है। और मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है, ये अपने को यहां पे प्रूव करना था, सिंपल ये बात थी और कोई बड़ी बात नहीं। चलो जी भाई, अगला क्या कह रहा है देखो, फॉर A इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड I इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर। ठीक है, कंप्यूट DE/dt बिटवीन द प्लेट्स। देखो क्या कह रहा है, बात सुनो। I का वैल्यू बोलो कितना है, 2 मिली एम्पियर है। ठीक है भाई, अपन कह रहे हैं कि एरिया का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अपने को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बताओ, DE/dt का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अपन इसको लिख सकते हैं। E का वैल्यू बोलो क्या लिखें अपन, बोलो E का वैल्यू कितना आएगा, E को मैं बोल सकता हूं सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं बताओ, Q/A एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं Q/A एप्सिलॉन नॉट। अपने को DE/dt निकालना है, तो मैं एक काम करूंगा, यहां से अगर मैं DE/dt निकालूंगा तो देखो इसमें से जो अपन लोग बोल रहे हैं 1/A एप्सिलॉन नॉट तो आ जाएगा बाहर, और साथ में यहां से d/dt ऑफ बचेगा Q। अच्छा, dQ/dt कौन है भाई, dQ/dt तो कंडक्शन करंट है, और करंट का वैल्यू मेरे को कितना दे रखा है, 2 मिली एम्पियर दे रखा है, एरिया कितना है
20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, और अपने पास में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपन जानते हैं, बोलो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप इसके अंदर वैल्यू रखें, सॉल्व करते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई नया काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो बड़ा थ्योरी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें मैक्सवेल्स इक्वेशन गिवन है, और मैक्सवेल्स इक्वेशन ये बताता है कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी वैल्यू अपने पास में है। dq बाई dt गिवन है कंडक्शन करंट, एरिया अपने को दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपन जानते हैं, वैल्यू पुट करो, de बाई dt का वैल्यू निकालो। चलो जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आसान सवाल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ओबेज क्यूरीज लॉ, ठीक है। अज्यूमिंग द अप्लाइड फील्ड इज फिक्स्ड, इसका मतलब एच कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं एच को, ठीक है। एक चुंबक पैरा चुंबकीय पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन करता है। मान लीजिए कि लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, ठीक है। इसका मतलब एच अगर फिक्स होगा, एच फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो अपन लोग ये बोलते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है। आई का मतलब होता है पदार्थ के एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण आया, कितनी चुंबकीय गुण आए, और यहां से अपने पास एक समानुपाती नियतांक आता है जिसको अपन ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, बात सुनो। अब ये जो होता है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, और अपन ये बोलते हैं जो ये ससेप्टिबिलिटी होती है, ये क्यूरी लॉ से अपन लोग बोल सकते हैं ये C बाई टी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज होगी, और अगर ये चेंज होगी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी चेंज होगा, क्योंकि एस तो फिक्स है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? इस पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 टू T2 इज इक्वल्स टू T1, हाउ द ससेप्टिबिलिटी चेंजेस। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर अपन इसका डबल कर देंगे तो अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर मान लो ये पहला निकालें डिवाइडेड बाय दूसरा निकालें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं T2 बाय T1 के बराबर, और T2 इज इक्वल्स टू 2T1 है, अपॉन में T1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बाद वाली जो ससेप्टिबिलिटी है वो पहले वाले से कितनी होगी? आधी होगी। ये बात तो अपने समझ आ गया। अभी क्या कह रहा है देखो, दूसरी बात सुनो, ठीक है। तो दूसरी बात में अपने ये कह रहा है इफ ससेप्टिबिलिटी जो है वो 2 इंटू 10⁻³ है 300 केल्विन पे, और एस्टिमेट ये कह रहा है 450 केल्विन के ऊपर अपने को इसका वैल्यू निकालना है। तो भाई यही रिलेशन लगा दो ना, मैंने बोला कि क्यूरीज कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो अपन लोग लिखेंगे तो पहला डिवाइडेड बाय दूसरा इज इक्वल्स टू टेम्परेचर दूसरा डिवाइडेड बाय पहला, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो एक टेम्परेचर पे आपको दिया हुआ है, दूसरे पे निकालना है, बोलो कौन से वाले पे दिया हुआ है? 300 केल्विन पे दिया हुआ है। इसका मतलब इस ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा टेम्परेचर कितना है? 450 है, तो अपने पास में इसका वैल्यू आ जाएगा, बोलो कितना? T1 बाई T2 इंटू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पहले वाली वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर वगैरह अपने को गिवन है, वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली सॉल्व करो। बात समझ आ गई सबको? सिंपल सवाल है, कुछ ज्यादा इसमें करना भी नहीं था कुछ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। 14 क्या कह रहे हैं देखो, ध्यान दो। इसमें बोला गया सेल हैज EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड सप्लाईज करंट, जो अपने पास में करंट सप्लाई करता है, और अपने को ये प्रूव करना है करंट इज डिलीवर्ड द टर्मिनल वोल्टेज इज V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, हेंस सो दैट I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें मेरे को लगा नहीं। चलो अपन बात करते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। चलो भाई ध्यान दो, देखो ये मान लो मैंने सेल बनाया, सेल का EMF E है, यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास में R है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। सर्किट में अगर करंट फ्लो करेगा तो मान लेते हैं सर्किट के अंदर करंट डिलीवर हुआ I, ये एक टर्मिनल वो A मान लेते हैं, ये वाला टर्मिनल B मान लेते हैं, कनेक्टिंग टर्मिनल मान लिया अपन ने भाई, ये सेल के कनेक्टिंग टर्मिनल्स है, और कनेक्टिंग टर्मिनल्स के अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब VA माइनस VB ही टर्मिनल वोल्टेज है, VA माइनस VB ही कौन सा वोल्टेज है? टर्मिनल वोल्टेज। और इस टर्मिनल वोल्टेज को मैं देखो इधर से भी मेजर कर सकता हूं, इधर से भी मेजर कर सकता हूं। जैसे मान लो इधर से मेजर किया तो करंट इधर जा रहा है, तो मैं अगर मान लो इस वाले पाथ से मेजर करता हूं तो इधर वाले पाथ से मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या लिखना है इसको? यहां से क्या लिखना है? अगर मैं इसको लिखूंगा इस पूरे लूप से, पूरा एक लूप बना लेता हूं, तो यहां से मेरे पास में कंडीशन करंट अगर आई गया तो ये आ गया माइनस IR, इधर जाऊंगा तो बोलो ये भी कितना आएगा? माइनस का IR, यहां से गए बोलो कितना आया? प्लस E इक्वल्स टू कितना आया? 0 आया। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास में E का वैल्यू आएगा वो आएगा I इंटू R प्लस R,
और मेरे पास जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू आ जाएगा E डिवाइडेड बाय R प्लस। ये तो करंट का वैल्यू आ गया। टर्मिनल वोल्टेज अगर निकालना हो तो ओनली ए से बी के बीच में निकाल लो। तो यहां से अपन ने चलना शुरू किया। अगर मैं लिखता हूं VA तो मैं लिखूंगा VA माइनस का IR बराबर VB। तो अगर मैं इनका टर्मिनल वोल्टेज लिखता हूं तो VA माइनस VB बराबर IR लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो भाई, ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया। V इज इक्वल्स टू कितना होता है? IR होता है। ठीक है भाई। अच्छा, इधर से मेजर करें तो क्या होगा? इधर से अगर मेजर करें तो अगर मैं इधर से डायरेक्टली मेजर करता हूं, ए से लेके चल के मेजर करता हूं, तो अपने पास एक रिलेशन आ गया। देखो, ये तो बन गया VA। VA बोलो, यहां से जाएंगे तो बोलो कितना हो गया? माइनस E। ये वाला कितना हो गया? प्लस IR इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ? VB। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो VA माइनस VB मेरे पास में आ जाएगा E माइनस IR के बराबर। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला कितना हो गया? E माइनस IR हो गया। अब देखो, बात सुनो सारे, एक स्टेप अपने को और दी। तो एक काम करो ना, इसमें आई का वैल्यू रख दो। आई तो अपने पास में ये E अपॉन R प्लस आर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू E माइनस का, बोलो आई की जगह क्या पुट करें? E डिवाइडेड बाय R प्लस आर। इंटू में कौन आ गया? R आ गया। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास में R प्लस आर बना। तो ये वैल्यू बन जाएगा मेरे पास में ER प्लस ER माइनस का ER। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास में टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन आ गया ER डिवाइडेड बाय R प्लस। गॉट माई पॉइंट? इसको एक नाम से बोलते हैं, क्लास में मैं इसको पढ़ाता नहीं हूं, लास्ट में एक रिजल्ट लिखवाता हूं। तो इसमें अपन बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बाह्य प्रतिरोध के रूप में टर्मिनल वोल्ट था। तो मैंने कुछ एक दो बातें एक्स्ट्रा बता दी, पॉइंट टू पॉइंट नहीं चला मैं, लेकिन थोड़ा अपने को ध्यान रख लो। अपने को दो रिलेशन निकालने थे, सीधी सी बात तो यही थी। एक तो ये रिलेशन लिखना था, एक V बराबर E माइनस IR प्रूव करना था, और इसमें आई का वैल्यू पुट कर दो। आई का वैल्यू कितना है? E अपॉन R प्लस आर। मैं सॉल्व करता, 1 मिनट में इसको लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। आप भी लिख सकते हैं, सिंपल टॉपिक है, कोई बड़ा काम नहीं है, है ना। चलो जी, अगले मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। उसमें सारे हो गए क्या? देखो, कुछ रह गया क्या? अच्छा, बी वाला पोर्शन रह गया। ओके जी, बी वाले पोर्शन पे चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है देखो, ध्यान दो। टू आइडेंटिकल सेल्स ईच EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, इन सीरीज इन पैरेलल, फाइंड द करंट थ्रू R इन बोथ द केसेस एंड डिटरमाइन द कंडीशन ऑन R by R फॉर विच द पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव्स ए लार्जर करंट देन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है पैरेलल वाले में करंट ज्यादा आना चाहिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अपन पहले तो सीरीज और पैरेलल में करंट निकालते हैं। तो सीरीज और पैरेलल में करंट कैसे निकालेंगे? देखो, ध्यान सुनो सारे। सेल 1 है या सेल 2 है? पहले तो ये चेक कर लो एक बार, सही से लैंग्वेज अपन ने देखी नहीं है। टू आइडेंटिकल सेल्स, ओके, ईच ऑफ EMF E आर कनेक्टेड टू द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, अब देखो बात सुनो सारे। मैं कह रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में E बनाया, इंटरनल रेजिस्टेंस R बनाया, फिर E बनाया, इंटरनल रेजिस्टेंस R बनाया, और यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिख दिया, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे पास में R के बराबर है। ठीक है भाई। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता हूं तो ये मेरे पास में 2E और 2R के बराबर हो गया। तो सर्किट में अगर करंट फ्लो करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में तो मैं इसको बोल सकता हूं 2E डिवाइडेड बाय, यहां से अगर मैं लिखूंगा तो R प्लस 2R आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये दोनों मिलकर के इसका जो इक्विवेलेंट EMF होता है वो एक ही सेल के EMF की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट EMF तो E हो गया, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बन गया अपने पास में R। तो यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं करंट का वैल्यू रखूंगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे पास में जो करंट का वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को अपन लोग लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय, यहां से मेरे पास में कंडीशन बन गया R प्लस R/2। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा 2 तो मेरे पास में ये वैल्यू बन जाएगा 2E डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा 2R प्लस में R के बराबर। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का गया। ये कह रहा है आईपी का वैल्यू IS से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं सबसे पहले आईपी और IS को अगर मैं ज्यादा लिखता हूं तो एक जनरलाइज कंडीशन देखो भाई, आईपी ज्यादा कब होगा? आईपी ज्यादा तब होगा जब इसका वैल्यू 2R प्लस आर का वैल्यू इस वाले से कम होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे पास में अगर मैं ये बोलूं आईपी का वैल्यू अगर IS से ज्यादा है तो अपन इसको ये बोल सकते हैं 2R प्लस आर का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा, सॉरी, कम होना चाहिए। बताओ कौन से वाले से? R प्लस 2R वाले से। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये बोलो क्या बन गया अपने पास में? ये तो R बन गया। ठीक है, उसको इधर ले जाओ तो बोलो ये क्या क्या बन जाएगा? बोलो ये भी R बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में R/R का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 के बराबर आएगा, लेस देन 1 के बराबर आएगा। ये कंडीशन बन रही है कौन से वाले में?
पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं करंट की वैल्यू को ज्यादा करता हूं, और कोई थोड़ी बहुत इसमें रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना। ओपन है, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा, वो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हो सकता है सब मिलकर के किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। किसी भी क्वेश्चन में सोचने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, तो आप लोग अगर गलत सोच रहे होंगे तो उसमें मेरा ओपिनियन मैं पुट कर दूंगा, तो वो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, चलो जी 14 तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 15 तक जाते हैं। क्या कह रहे थे, देखो बात सुनो। व्हाट आर एलिमेंटल डोपेंट्स फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूजुअली चूजन फ्रॉम ग्रुप 13th टू ग्रुप 15th। देखो एक तो क्या होता है इसमें रीजन, वैसे देखा जाए ना तो थोड़ा बहुत अगर पीरियोडिक टेबल का किसी को नॉलेज है तो इसका एक मेन रीजन तो ये है कि जब अपने पास में क्रिस्टल में अपन डोपेंट डालते हैं तो अपन ट्राई ये करते हैं कि क्रिस्टल डिस्टर्ब ना हो। तो एक्चुअल में जो सेमीकंडक्टर का जो ग्रुप होता है, एलिमेंट्स होते हैं, वो 14th ग्रुप होता है। तो 13th और 15th जो होते हैं, इन एलिमेंट्स की साइज भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो क्रिस्टल में अगर डोपिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्रिस्टल अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये अपने को चार्ज कैरियर भी प्रोवाइड करा देंगे, जो अपना काम था। क्योंकि जो प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो तो कंडक्टिविटी बहुत पुअर शो करता है, तो एक तो क्रिस्टल डिस्टर्ब नहीं होगा, दूसरा इनके पास में चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं। जो 13th ग्रुप है वो तो हॉल प्रोवाइड कर देते हैं, और जो 15th ग्रुप है वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि इनकी वजह से जो एनर्जी लेवल बनता है, एनर्जी लेवल का मतलब जिसको एक्सेप्टर और अपन डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं, वो एक तो एक्सेप्टर तो वैलेंस बैंड के पास बन जाता है, और कंडक्शन किसके पास बनता है, सॉरी डोनर किसके पास बनता है, कंडक्शन के पास। तो एक स्लाइड टेम्परेचर पे, जनरल टेम्परेचर्स पे, रूम टेम्परेचर्स पे ये अच्छी खासी कंडक्टिविटी को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपना इसका रीजन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, देखो ध्यान दो। कैन द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस ए पीएन जंक्शन बी मेजर्ड बाय सिंपली कनेक्टिंग ए वोल्टमीटर अक्रॉस द जंक्शन। ये कह रहा है कि अपने पास में पीएन जंक्शन है, बात सोचना सारी, देखो ध्यान से इधर पीएन जंक्शन है, और अगर मेरे पास में पीएन जंक्शन का परमानेंट फॉर्मेशन है, पीएन जंक्शन बना हुआ है, तो ये कह रहा है इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टमीटर जोड़ दूं तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को देखो वोल्टमीटर की मैकेनिज्म जो है ना वो ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, जो पीएन जंक्शन का परमानेंट फॉर्मेशन होता है, तो परमानेंट फॉर्मेशन क्या कहता है कि परमानेंट फॉर्मेशन तब होता है जब डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिकम्स इक्वल टू द कंडक्शन करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और अगर ये बराबर हो जाता है तो अपन ये मान लेते हैं परमानेंट पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में यहां से फ्लो होने वाला जो नेट करंट होता है वो नेट करंट तो सर जीरो हो जाता है। अब भाई साहब वोल्टमीटर जब रीडिंग लेता है, वोल्टमीटर रीडिंग लेता है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अपन जानते हैं, जैसे आइडियल वोल्टमीटर अपन पढ़ते हैं, तो आइडियल वोल्टमीटर में क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। लेकिन वो रीडिंग देगा कब, जब उसमें से कोई स्लाइड करंट फ्लो करेगा। बिना करंट फ्लो करे तो वो रीड कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब अपन ये बोलते हैं कि अपने पास, जैसे मान लो मैं हाई रेजिस्टेंस लेता हूं, ये ले लिया, आर ले लिया, और इसके अक्रॉस मुझे वोल्टमीटर जोड़ना है, और ये वोल्टमीटर अपन क्या करते हैं, मान लो वोल्टमीटर से अपन इसको रीडिंग लेना चाहते हैं, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो आरवी है। तो देखो ध्यान दो, ये वाला रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही वोल्टमीटर के अक्रॉस आएगा। लेकिन ये मेजर कब करेगा, जब इसमें से कोई करंट फ्लो करेगा। तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी, वोल्टमीटर करंट इंटू जो इसका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर होता है। ठीक है, ये इसका रीडिंग होता है। अब मैं कह रहा हूं जो भी यहां पे पीएन जंक्शन का परमानेंट फॉर्मेशन हो गया, तो करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा, तो वोल्टमीटर में से करंट जाएगा कहां से, और वोल्टमीटर में से करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब ये रीडिंग शो नहीं करेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिना एक्चुअल चार्ज कैरियर के फ्लो के, बिना फ्लो ऑफ करंट के अपन वोल्टमीटर से रीडिंग लेना पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ आ गई। ऐसा एक ही काम कर सकता है, अगर मैं वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर आप यूज लेते हैं, तो पोटेंशियोमीटर बिना करंट के भी फ्लो कर देता है, उसको अपन आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, यहां पे अपन डिस्कस उसको ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलो भाई अब एक अगला क्वेश्चन देखो, सी वाला पोर्शन क्या है इसका। इफ ईच डायोड इन द फिगर शोन एज ए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, है ना, एक रेजिस्टेंस दे रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ करंट I1, I2 एंड I3। ठीक है, बैटरी 5 वोल्ट की है, यहां पे भी एक 25 ओम रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस वाले की बात करें तो भाई साहब ये तो रिवर्स बायस में है, तो ऑपरेट ही नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं I3 का वैल्यू तो सर जीरो आ गया। I3 तो कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, इसमें से करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो मेरे पास ना तो ये रेजिस्टेंस काम का, डायोड काम का, ना इसका रेजिस्टेंस काम का, ना ये 125 काम का। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। ये दोनों कौन से बायस में आ गए, फॉरवर्ड बायस में आए। तो इसका रेजिस्टेंस 25 था, 125 और 25 बोलो कितना हो गया, 150 हो गया, ये दोनों सीरीज में है। ये 125 और 25 कितना हो गया, 150 हो गया, क्योंकि 25 इसका भी है। तो इन दोनों को मिलाकर के अपने पास में जो रेजिस्टेंस बना
वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों का इफेक्टिव आ गया 150/2। ठीक है भाई। फिर 25 देखो ये आया, तो ये वाला 25 इस सर्किट के कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो मैंने यहां पे लिख दिया 25। तो मेरे पास में यहां से एलसीएम आया 2। तो अगर मैं इसको ये बोलता हूं ये 150/2 है और ये 50 आ गया, तो ये 200/2 आ गया। तो अपन लोग इसको ये बोल सकते हैं ये 100 ओम के बराबर हुआ। कितना ओम हुआ? 100 ओम। तो बैटरी से चलने वाला जो टोटल करंट होता है, टोटल करंट वो होता है V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। और V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट होगा तो V का वैल्यू है 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अपने पास में है 200 ओम। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं करंट आ गया 1/40 एम्पियर के बराबर। अब देखो बात सुनो, बैटरी से टोटल 1/40 चला भाई, कैलकुलेशन में देख लेना कहीं इक्विवेलेंट इतना ही आ रहा है क्या? ये मैं कह रहा हूं ये 150 हो गया, ये 150 हो गया, दोनों का इक्विवेलेंट 150/2 हो गया। ये इस 25 के साथ किस में होगा? सीरीज में होगा। तो अपन लोग बोलेंगे एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 200/2, तो अपने पास में 100 आ गया। ठीक है। अच्छा, बैटरी से कितना करंट चला भाई? 1/40 एम्पियर चला। तो इसमें तो करंट जाना नहीं है, और ये दोनों अपने पास में जो आर्म्स है वो आइडेंटिकल हैं, तो दोनों में आधा आधा चला जाएगा। बोलो यहां पे जो करंट जाएगा उसको मैं बोल दूंगा 1/80, और इस वाले में जो करंट जाएगा वो भी कितना होगा? 1/80 एम्पियर। डिस्क्रिप्टिव आपका पूरा हुआ। क्या सीखा डिस्क्रिप्टिव से? डिस्क्रिप्टिव ये कहता है रट्टे नहीं मारे, न्यूमेरिकल सोल्व करना भी डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना भी डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। और डेरिवेशन देखो, एक पूछा है प्रूव स्नेल्स लॉ बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1/V2। ठीक है भाई। कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए, बढ़िया सीखते रहिए। आगे अपन अब मिलेंगे केवीएस के पेपर सॉल्यूशन के साथ। बढ़िया से आप लोग तैयारी करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।